सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय मसले पर, एक ऐसा मसला जो 77 साल से विश्व राजनीति में परेशानी का सबब बना हुआ है। एक ऐसा विषय जिसमें समझ में नहीं आता है कि कौन हवा के साथ है, कौन दिए के साथ है। जो लोग अपने आप को बताते दिए के साथ हैं, संदेह होता है कि वो हवा के साथ है। जो हवा के साथ दिखते हैं वो कब दिए के साथ हो जाते हैं पता नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मसले को लेकर। 1917 में फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ ब्रिटेन का, प्रथम विश्व युद्ध का। और जब ब्रिटेन का सूर्य डूबने लगा, उस समय पर दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक अदद देश की जरूरत महसूस की गई, हिटलर के अत्याचारों की चलते। तो वापस यहूदी राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए उनकी मूल भूमि पर लौटने का आह्वान किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी जिसमें फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ। 26,000 वर्ग किलोमीटर जमीन थी। 1948 में इस जमीन को दो हिस्सों में बांटा गया। 55% हिस्सा यहूदी आबादी के हिस्से में आया और जिसे इजराइल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए देश के तौर पर मान्यता दी गई। 45% हिस्से के अंतर्गत अरब अर्थात फिलिस्तीन के संदर्भ में व्यवस्था की गई। लेकिन इस व्यवस्था के अस्तित्व में आने के साथ ही इजराइल ने अपने भुजदंड का इस्तेमाल किया और शुरुआत में ही एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1968 में भी 6 दिन का युद्ध हुआ अरब देशों के साथ में। उस युद्ध काल के दौरान भी इजराइल ने कुछ और भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया। जब जब झगड़ा होता है, देखने में आता है इजराइल की जमीन का विस्तार होता जाता है। फिलिस्तीन अपने आतंकी हमलों के संदर्भ में गुनहगार के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, पर जमीन का विस्तार इजराइल का हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। भारत शुरुआती दौर में फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता था, पर पिछले कुछ समय से भारत के मनोभाव बदले हुए से महसूस होते हैं। हम फिलिस्तीन के साथ अपनी प्रतिबद्धता तो जाहिर करते हैं, लेकिन इजराइल के संदर्भ में अपने आप को कहीं ना कहीं ज्यादा नजदीक महसूस करने लगते हैं। यह अपनी जगह। इस कहानी को इस समय इसलिए आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं कि इजराइल की एक गठबंधन की सरकार को जैसे तैसे चला रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन नामक देश अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। उन्होंने गाजा पट्टी के संदर्भ में जो विस्तार कर रहे हैं वो तो अलग, वेस्ट बैंक की भूमि के संदर्भ में भी नए सिरे से परियोजना को अंजाम देने का ऐलान कर दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश का सपना अब मरने के कगार पर पहुंच गया है। दुनिया के 147 देश फिलिस्तीन के संदर्भ में मान्यता तो देते हैं, पर वहां के हालात अपने आप में एक सरकार विहीन शरणार्थियों के समूह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देते हैं। क्यों ऐसा हालात बन रहे हैं और ऐसे हालात के बीच में अमेरिका वस्तुतः क्या भूमिका निभा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा विषय है फिलिस्तीन, नेतन्याहू ने मोड़ी बांह, दूर होती शांति की राह। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुरेश गोयल साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार है, पूर्व राजनयिक है। मेजर जनरल सेवानिवृत्त ध्रुव कटोच जी हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ में, जो विदेश मामलों की जानकार के तौर पर अलग छवि रखते हैं। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुरेश गोयल जी से करता हूं। 45-55 में 1948 में बटा भूभाग क्या अब 100% इजराइल देश के अस्तित्व में आने की स्थिति में आ रहा है? गोयल साहब, आपकी टिप्पणी। आपका सवाल हिमांशु जी बड़ा ब्रॉड बेस्ड सवाल है ये। और इतना जब ब्रॉड बेस्ड सवाल होता है कि आपने कहा क्या जो 1948 में जो एक इजराइल की कल्पना की गई थी, क्या वो देश अस्तित्व में आ रहा है? आने का के बीच में अभी मैं देख रहा हूं कि काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी जो रास्ता है काफी वो काफी कुटिल रास्ता है वो जी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 80 साल में, तकरीबन 80 साल में इजराइल धीरे धीरे अपना जो एक अस्तित्व होना चाहिए था उसके काफी करीब आ चुका है। अच्छा, अब ये कहने के बाद में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि जब बैल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में, उसके बाद में
जी जब आपने बताया 45% और 55% टेरिटरी डिवाइड की गई इसराइल के लिए, और जो यूरोपियन जूज आए थे उनके नाम पर बताया गया कि ये उनका इसराइल का देश होगा। आप ये देखिएगा, जो जूज जिनको वहां पर सेटल किया गया वो यूरोपियन जूस थे। जी एक दूसरी भी जूस की एक कैटेगरी है अरब जूस। जी उससे पहले 1917 से उससे भी पहले जो देश है, बल्कि जेरूसलम का अगर आप इतिहास पढ़े, वहां पर ज्यूज भी रहे हैं। आफ्टर 600 एडी वहां पर इस्लाम पैदा हुआ। ज्यूस के बाद में वहां पर जीसस क्राइस्ट के आने के बाद में जिसको कि सूली पर चढ़ाया गया, जी और कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाया गया ज्यूस का, और जो क्रिश्चियंस और ज्यूस के बीच में खटास पैदा हुई उसका एक सबब वो भी रहा है। मैं खाली जिक्र कर रहा हूं। जी तो उसके बाद वो जो जेरूसलम क्षेत्र है, तीनों ही ये रिलीजन्स, जी ज्यूज भी, जैन, इस्लाम और सब ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, तीन, जी, वो सब वहां पर रहे हैं। जी और सबके बीच में ये एक खटास रही है, क्योंकि सब सब जो समझते हैं कि हमारा जो उद्भाव हुआ वहां से हुआ, उनके लिए दैट्स अ क्रिएटिव प्लेस, क्रिएशन, प्लेस ऑफ क्रिएशन। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खाली बात यहां पर इजराइल की और पैलेस्टाइन की नहीं है। बात यहां पर जूस के बीच में जो डिविजन्स हैं, अरब जूस और यूरोपियन जूस, उनके बीच की भी बात है। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि वहां पर इजराइल बनने के बाद यूरोपियन जूस वहां पर सेटल हुए, एक तरह से जूस के लिए कंट्री बनी। लेकिन शुरू से ही ये रहा कि पैलेस्टीनियंस, जो पैलेस्टीनियन अरब हैं, उनके लिए भी उनका अपना अलग से देश होगा। तो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो कि बिल क्लिंटन ने अपना ऑस्लो अकॉर्ड्स में साइन करवाया था, जी वो कोई नई चीज नहीं थी। दैट वाज ओनली द रिकॉग्निशन जो पहले यूरोपियन देश मान चुके थे, उसका रिकॉग्निशन था। हाँ, अब इतना जो आपका सवाल है, उसका सवाल का मैं जवाब में आता हूं। छोटा सा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुरू से ही ये कोशिश रही है कि जो इजराइल का क्षेत्र बना है, वो जो एक जो नया इजराइल है, यूरोपियन जूस कहते नहीं है हम लोग, जी लेकिन दिक्कत यह है कि जो डिवीजन है वो उन्हीं का है, जो पावर है यूरोपियन जूस की है। नेतान्याहू को देख लीजिए जी आप जो गवर्नमेंट है इजराइल में, आप देख लीजिएगा कितने जो है वहां के अरब जूस है और कितने यूरोपियन जूस हैं, आप देख लीजिएगा। तो अब ये जरूर मैं कहूंगा कि हाँ, एक जो यूरोपियन इजराइल की स्थापना की जो एक संभावना थी, वो धीरे धीरे करीब आती जा रही है। एक दिक्कत है अब, लेकिन 1967 में जो अरब देशों की स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। जी कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये सब देश यूएसए के काफी करीब आ चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजराइल को कंडेम किया गया फॉर अटैक ऑन कतार, तो यूएसए ने भी उस कंडेमनेशन में ज्वाइन किया। अब सवाल यह होता है, जो आपको शायद उसका जवाब और बाकी दे, कि क्या यूएसए की सपोर्ट के बिना इजराइल अपना सपना पूरा कर पाएगा? जी जी, मैं इस सवाल पर खत्म करता हूं। पर क्या वाकई ब्रह्मदीप जी आपको लगता है कि अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अजीब सा दृश्य दिखता है। लोग दिखते दिए के साथ हैं, होते हवा के साथ है। कुछ दिखते हवा के साथ है, होते दिए के साथ है। यह अमेरिका जो इजराइल के संदर्भ में कह रहा है कि कतर के संदर्भ में हमें नहीं पता, हमसे बात नहीं की थी, वो ईरान के संदर्भ में भी ऐसी कुछ बातें कर रहा था। पर हमने देखा बॉम्बर आए थे, इजराइल के एजेंडों को बढ़ाते हुए बम गिरा के चले गए थे। क्या कहते हैं आप? एक फिलिस्तीन देश के सपने के मरने का समय आ गया है, और जो 26,000 वर्ग किलोमीटर जमीन थी यरूशलेम सहित, वो एक संपूर्ण यहूदी राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होने जा रही है। नेतन्याहू ने अब इस विषय में सारे संकोचों को त्याग दिया है।
डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके साथ हमेशा बड़ी खुशी होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो डॉक्टर साहब जो आपने पूछा कि क्या अमेरिका वाकई में इजराइल के साथ नहीं है। अमेरिका हमेशा ही इजराइल के साथ है। आपको याद होगा कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी से भागे थे, इवन बर्नार्ड रसेल जैसे जो लेखक थे, ऐसे लोग जब भागे थे, जब हिटलर उनको कुचल रहा था, हिटलर उनको मार रहा था, तो अमेरिका ही वो राष्ट्र था जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन समेत यहूदियों की रक्षा की थी। और आज भी इसराइल के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर यहूदी बसते हैं तो वो अमेरिका में बसते हैं। तो इस बात का सवाल ही नहीं हो सकता कि अमेरिका कभी इसराइल के साथ नहीं रहे। और जहां तक नहीं, मैं ट्रंप इसे का साथ में सवाल, जोड़ता हूं ब्रह्म जी। सबसे ज्यादा यहूदी अमेरिका में बसते हैं, इसलिए अमेरिका साथ रहेगा, शायद ये इतना जरूरी कारण नहीं है। सबसे धनी वर्ग, धन संपदा यहूदियों के पास पाई जाती है। अधिकांश जो फंड्स हैं उनके संचालक यहूदी समुदाय से आते हैं। तो पैसे के संदर्भ में जो यहूदी समुदाय का कब्जा है वो अमेरिका को इजराइल के खिलाफ जाने देगा ही नहीं। क्या इस आकलन के साथ भी आप होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इस बार ट्रंप का जो दक्षिणपंथी वर्ग ने समर्थन किया, और उस दक्षिणपंथी वर्ग का समर्थन भी यहूदियों को हासिल है। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पूंजीपति लाबियां हैं, जो अमेरिका में बसती है और जो पूरी दुनिया में कंपनीज का संचालन करती है, और जो यहूदी जिसका संचालन करते हैं, बेशक उनको अमेरिका का सपोर्ट है। और यही कारण है कि अमेरिका भी उनका समर्थन करता है। लेकिन यहां पर एक बात और कहूंगा मैं डॉक्टर साहब की, देखिए नेतन्याहू क्या कर रहे हैं बड़ा सवाल है, लेकिन फिलिस्तीन और जब इसराइल के झगड़े की बात आती है तो ऐसा लगता है कि एक तरफ पहचान की लड़ाई है और दूसरी तरफ जो है वो अस्तित्व का संकट है। क्योंकि पहचान की लड़ाई इसलिए क्योंकि अरब जो पूरे अरबों का एक फिलिस्तीन भाग है। और फिलिस्तीन सीरिया में भी बसे हैं, फिलिस्तीन लेबनान में भी बसे हैं, फिलिस्तीन थोड़े मिस्र में भी मिलते सब। लेकिन आप जब इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल यदि खत्म हो जाएगा तो फिर इसराइल यहूदियों के पास कुछ बचेगा नहीं। और यही चीज एक परेशान करती है। यहाँ पर कई बार हमको नेतन्याहू गलत नजर आते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो सच है कि हमास द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांतों को मानने से इनकार करता है। वो 1967 के पहले की व्यवस्था को चाहता है। और 1967 के पहले की व्यवस्था 1967 इसराइल ने पैदा नहीं किया था। 1967 को अरब राष्ट्रों ने पैदा किया था कि उन्होंने इसराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए चारों ओर से हमला बोला। और उसके बाद इसराइल ने जो भी इलाके थे उन इलाकों को जीता। वो बहुत अवैधानिक लगता है, लेकिन यदि अस्तित्व के सवाल पर बात करें तो फिर रणनीतिक तौर पर आप अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। भारत और चीन के बीच हमारा विवाद क्या है? पाकिस्तान जो करगिल वार था, वो द्रास और वो जो हमारा युद्ध हुआ था, वो रणनीतिक तौर पर बढ़त लेने के लिए तो था। तो बेशक नेतन्याहू सामाजिक तौर पर गलत नजर आते हैं, लेकिन जब आप फिलिस्तीनियों पर जाते हैं या समूचे विवाद पर जाते हैं तो फिर ये सांस्कृतिक टकराव भी तो बन तो फिर ये जाता है। सांस्कृतिक और टकराव भी बन जाता है। लेकिन मेरे साथ में ध्रुव कटोच साहब हैं। कटोच साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो अरब देश हैं वो संयुक्त रूप से इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देने के बेंजामिन नेतन्याहू के इरादों पर मौन साध कर रहेंगे? नेतन्याहू जिस तरीके से अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, वेस्ट बैंक के संदर्भ में जो काम करने जा रहे हैं, गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली कर दे रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? नया संघर्ष या संघर्ष की स्थायी समाप्ति? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिलिस्तीन रहेगा ही नहीं तो झगड़ा किससे रहेगा? ऐसी है ना कि सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस चर्चा पर बुलाने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है ये नेतन्याहू का एक बार्गेनिंग काउंटर है। ये जी। एक बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकल आए जो उनके लिए फेवरेबल हो। देखिए, एक बार पैलेस्टीन बन चुका है, एक वेस्ट बैंक है, एक गाजा स्ट्रिप है, ये खत्म होने वाली नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? आप यकीन करिए, मैंने तुर्की के लोगों से बात की है। मैंने कहा कुछ रेफ्यूजीज वहां से आप लेंगे? उन्होंने कहा नहीं। जॉर्डन से पूछिए, बोलता नहीं हम क्यों ले। इजिप्ट बोलते हम तो एक आदमी नहीं लेंगे। कोई भी अरब देश एक भी फिलिस्तीनी को अपने जमीन पर रखने के लिए राजी नहीं है। तो
फिलिस्तीनियों का तो या तो फिर उधर ही रहे या मर जाए, और तीसरा रास्ता तो है नहीं। वो मरने वाले तो है नहीं, वो रहेंगे तो उधर ही। और इजराइल उनको वहां से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि उनको कहीं जाना होगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पॉलिसी बनाई थी कि ठीक है, इनको डिस्प्लेस करके कहीं दूसरी जगह पर रख देंगे और वहां पर हम रिवियरा बनाएंगे और एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर लेंगे। वो तो उनकी उनकी बात थी। लेकिन बात है, कोई भी अरब देश की एक भी फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी हकीकत है, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूं, अरब, ये जो बड़े सीनियर लोग हैं अरब अरब लीग के, हाँ, इजिप्ट के हैं, जॉर्डन के हैं, किसी भी कोई भी इस साथ का देश हो, एक भी फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो एक बात है। दूसरी, जब आपने 48 का जिक्र किया, ये मैं समझता हूं प्रॉब्लम का रूट इधर से है, जो जड़ है वो वहां से है। अगर उस टाइम ही अरब देश एक तरफ से एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है, इजराइल इधर आ चुका है और अभी हमको इधर ही जीना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं वो जो बाउंड्रीज हैं वो एक तरफ से स्थिर हो जाते, पक्के हो जाते। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस देश को जमीन से मिटा देंगे, इनको समुद्र पर फेंक देंगे, इनको खत्म कर देंगे। 48 की लड़ाई का जिक्र वहां से है। और वहां से इजराइल ने, जो थोड़े बहुत लोग थे और इतने ताकतवर नहीं थे उस समय पर, बहुत मुश्किल की लड़ाई उन्होंने लड़ी उस समय पर। जो मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे, बच्चे तक, औरतें तक, छोटी छोटी लड़कियों तक, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई की और जीत हासिल की। और उसके बाद 67 में हुआ, और उसके बाद वो बाकी तो इतिहास आप जानते हैं। तो बात यह है, अभी तक भी हमास जो है, और कई लोग हैं जो अरब देशों में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां पर नहीं कटु साहब, मैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ आपसे समझना चाहता हूं, हर बार युद्ध होता है और युद्ध में लाभार्थी इजराइल होता है, फिर भी युद्ध की चाह सामने वाले करते हैं, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। सच क्या है? इजराइल क्या वाकई 55% भूभाग से संतुष्ट था, या इजराइल की सोच शुरुआत से ये थी ये पूरा इलाका हमारा है, आज नहीं पूरा इलाका हमारा होना चाहिए, और धीरे धीरे करते हुए हर संघर्ष के बाद हम नक्शे को देखते हैं, इजराइल कुछ बड़ा और वो जो सो कॉल्ड फिलिस्तीन है वो कुछ छोटा होता जाता है। 80 साल की कहानी यही है। क्योंकि अगर आप 48 का इतिहास पढ़े और 67 का इतिहास पढ़े जी, जो 6 ईयर वॉर का जिक्र किया जाता है, इसमें इजराइल ने शुरुआत नहीं की। जी, और जो आप उस टाइम के स्टेटमेंट्स पढ़े तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था यार, कि हम इस देश को यहां से समुद्र तक फेंक देंगे। जी, अभी वो राइट टू जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी इजराइल के लिए, कि हम छोटा सा देश है, यही हमारे लिए थोड़ी सी जमीन के, पूरे पृथ्वी में थोड़ी सी जमीन है, अगर यहां से हम चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं है। बात ये है। तो जब भी वो लड़ते हैं वो अपने जीवन के लिए लड़ते हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये उनके लिए, और कहीं जाने की जगह नहीं और है। कोई जाने की जगह नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर सुरेश गोयल साहब आपसे समझना चाहूंगा, 1948 में संकल्प तो अरब देशों ने जाहिर किया था कि हम इजराइल को अस्तित्व में ही नहीं रहने देंगे, पर 80 साल बाद कहानी लग रही है कि जिस फिलिस्तीन के लिए इजराइल का अस्तित्व नहीं रहना था, उस फिलिस्तीन का किसी रूप में अस्तित्व रह जाएगा, इसका संकट पैदा हो गया। क्या कहते हैं आप? रहेगा तो एक ही देश। देखिए, वही बात है कि कहाँ जाएंगे ये लोग जब कोई देश उनको लेने को तैयार नहीं है। या तो आप ऐसा कीजिएगा कि रेड सी के चारों तरफ रेफ्यूजी कॉलोनी बसा दीजिए और बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो है वहां पे जाकर रहेंगे, डिस्प्लेस पॉपुलेशन, और उसके बाद में वहां पर मरीना बच जाएगा जैसे कि ट्रम्प चाहते हैं, लग्जूरियस प्रॉपर्टीज। और उधर वहां पर आपने फिल्में देखी होंगी, साउथ कोरिया की फिल्म थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जहां पर वो लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, वो बाहर निकल के आएंगे व्हेन दे सी द डिफरेंसेस की कहां पर ये लोग रह रहे हैं। सोशल डिफरेंसेस होंगे, सब होगा। एक एक्सट्रीम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहें तो मेरे को नजर में नहीं आता कि सिवाय पैलेस्टाइन के, सिवाय टू स्टेट सॉल्यूशन के और कोई सॉल्यूशन है। पर मैं गोयल साहब माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आपने कहा कि ये लोग जाएंगे कहां? पिछले 2 साल से देख तो रहे, मर ही रहे। एक अघोषित रूप से नरसंहार ही तो चल रहा है। जिन लोगों के कहां जाएंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहां रह जाएंगे? कहानी तो कमोबेश वैसी जा रही है।
भूख से मर रहे हैं, बदहाली से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, छत के अभाव से मर रहे हैं, पानी के अभाव से मर रहे हैं, लेकिन नरसंहार ही तो चल रहा है। आप ये देखिए, अभी तक जो डाटा आ रहा है सामने, उसके मुताबिक कोई 6,50,000 जो इस तरह आदमी मर चुके हैं। जो लोग जाते हैं वहां पर खाने के लिए, खाना कलेक्ट करने के लिए, जो रेफ्यूजी के असिस्टेंस आती है, उनके ऊपर शूटिंग होती है, वो सब होता है। लेकिन 6 लाख 20 लाख में फर्क है। अल्टीमेटली 20 लाख लाशें दफनाने के लिए भी जगह चाहिए होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन अगर रियल ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये है, इसका जो एलिमेंट है कि अल्टीमेटली जो पैलेस्टीनियंस वहां से डिस्प्लेस होंगे, अगर मान लीजिए इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो कहां जाएंगे? एक। नंबर 2, 1948 और 1967 के बाद में बहुत फर्क है। बात आपने जो जिक्र किया कि जो यहूदी पॉपुलेशन है यूएसए में, उसका इन्फ्लुएंस आर्थिक व्यवस्था की, जो आर्थिक लीवरेज है उनका जी, उसके वजह से ज्यादा है, बजाय खाली की नंबर की। 1967 में आप ये देखिएगा कि जो पेट्रो डॉलर्स थे वो इतना महत्व नहीं रखते थे, एनर्जी क्राइसिस नहीं हुआ था। 1967 के बाद में जब अरब देश हार गए और जब उनको मालूम चला कि ऑयल भी एक लीवरेज हो सकता है, उसके बाद से एनर्जी प्राइसेस शुरू हो गए। एंड टुडे, और मैंने इसलिए 3-4 देशों का नाम लिया, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह, 4-5 देश अब ये अमेरिका के लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जहां पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है जी। अगर आज आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो वहां पर जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जो सिटीज डेवलप कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है वो काबिल तारीफ, उसका अंदाजा नहीं है। नहीं, मेरा अंदाजा नहीं, वो तो ठीक है गोयल साहब, लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि कोई फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अमेरिका से स्वर कहां आया? ये देश तो है। 147 देश जिसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उसको सिरे से खारिज कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। और खारिज जुबानी नहीं किया है, जमीन पर खाली कराया जा रहा है, लोगों को खदेड़ दिया जा रहा है, और दुनिया केवल देख रही है। अब तो समर्थन में आवाजें भी उतनी सुनाई नहीं देती है। एक शेर है, इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या हो आगे। आप देखिए आगे क्या होता है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, एंड पिक्चर हैज नॉट एंडेड टिल टुडे। तो सुरेश गोयल साहब ने तो कुल मिलाकर भविष्य के लिए क्लाइमैक्स को लिखने से अभी मना कर दिया है। बोला अभी कहानी को चलने दीजिए, क्लाइमैक्स का समय नहीं आया है। लेकिन इस बदलाव के संदर्भ में दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। एक बड़ी आबादी अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। भारत अतीत में फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा दिखाई देता था, पर इजराइल के संदर्भ में आज भारत के मनोभाव ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं। वजह है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जिस प्रकार का परिवेश बना। क्या हमास जैसे संगठनों ने फिलिस्तीन की लड़ाई को वाकई कमजोर नहीं कर दिया? इतनी दर्दनाक त्रासदी के बावजूद भी अगर दुनिया फिलिस्तीनियों के दर्द के साथ खड़ा नहीं हो पा रही है, तो क्या यह फिलिस्तीनियों के लिए भी विचार का विषय नहीं होना चाहिए? बेंजामिन अगर दहाड़ कर यह बात कह रहे हैं और उसकी मुखालफत में कोई मजबूत आवाज नहीं दिखाई दे रही, क्या इसके लिए इजराइल की दमदारी जिम्मेदार है, या फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ आतंकी घटनाएं लगातार वहां के संगठन कर रहे थे वो जिम्मेदार है? ये तमाम ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जिन पर विचार होना चाहिए, पर क्लाइमैक्स के लिए इंतजार करना चाहिए। तो हम इंतजार करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादा पड़ा।